ओके ओके, चलिए भैया अब स्टार्ट करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज मिशिराज नज़ीर एंड आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बात कर रहे हैं और ये है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, लेकिन पहले थोड़ा सा अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न टू द नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट टू द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पूरा एक बहुत बड़ा मसला है। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम सब लोगों को। अब हम वन बाय वन जरा देखते हैं कि क्या है ये एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग। इवन साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को हमने टाइम से एड्रेस ना किया तो इट कुड लीड अस टू द 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, क्या होती है मास एक्सटिंक्शन, आगे लेटर ऑन लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, सो दीज आर द आउटलाइंस। इस तरह से हम अपने सेशन में जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स की बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, देन वी विल टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देन अल्टीमेटली के इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं ग्लोबल वार्मिंग के, देन कुछ सॉल्यूशंस की बात की जाएगी, और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग इज एन अलार्मिंग सिचुएशन इन 6th ग्रेड मास एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये ओवरऑल जनरल गाइडलाइंस हैं, आउटलाइंस हैं, जिस इनके इसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर को परस्यू करेंगे आगे। ओके, सो इसके बाद यस, सो अगर आगे हम बढ़ें तो यस, सबसे पहले है हमारे पास बेसिक्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अगर देखें वर्ड, हम सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को ही गौर से जरा देखें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है हमारे पास। ग्लोबल वार्मिंग दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक वर्ड है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, इंटायर ग्लोब, यानी कि पूरे अर्थ की बात हो रही है। और वार्मिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द राइट साइड आप लोगों को एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, दिस वन। यहाँ पे देखें तो 1950 से लेके 2020 तक के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जरा देखिए, इसमें हर एक डेकेड में 10 10 ईयर होते हैं, तो हर एक डेकेड में ऑन एवरेज हमारी जमीन का टेम्परेचर जो है ना वो 0.1 सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ है। और 19, बेटा माइक ऑफ कर दो जिसका भी है। तो 1950 से देखें ऑनवर्ड, देखो एक इंक्रीज देखने को मिला है आप लोगों को, ग्रेजुअल इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, और 2020 में अभी तक हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर चुका है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से ओवरऑल इंक्रीज कर चुका है, यानी कि इतना टेम्परेचर हमारे पास बढ़ चुका है। राइट, बेटा माइक ऑफ कर दो, किसका माइक ऑन है। एक सेकेंड, गुलाम दस्तगीर माइक ऑफ कर दो। ओके, अनुषा पिक्चर उस वक्त ऐसा उस वक्त ले लेना जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, सो हमारे पास हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ऑन एवरेज जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक इसका इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिला है हमें। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग को और अच्छे से समझने के लिए पहले हमें अपने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज के अंदर। मरियम माइक ऑफ कर दो। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा अपने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन को जरा देखें या एयर की कंपोजिशन देखें, तो ये वाली चीज सबने होप सो देखी होगी, 9 मैट्रिक में ये पढ़ते हैं। तो हम अगर अपने एयर में एटमॉस्फेयर में अगर गैसेस की कंसंट्रेशंस को देखें तो लगभग हमारे पास 78% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, 20 से 21% ऑक्सीजन होता है, एंड देन अल्टीमेटली द ग्रेट गैस ऑफ कंसर्न दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, यह है 0.03%। बाकी भी हैं, लेकिन हमारे लिए जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोजन एसेंशियल है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन हमारी रिस्पायरेशन के लिए जरूरी है, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस एज फार एज ग्लोबल वार्मिंग इज कंसर्न, और ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। अब जरा हम देखते हैं कि जो बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको जरा देखते हैं। होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, ग्लोब का मतलब एंटायर ग्लोब, और वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज। तो ऑन एवरेज हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें ऑन एवरेज कितना इंक्रीज देखने को मिला है, पिछली 1 सेंचुरी में 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज देखने को मिला है। और ये 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज जो है ना, ये कोई छोटा मोटा इंक्रीज नहीं है। ठीक है, दिखने में तो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज है, लेकिन बाद में इसके जरा इफेक्ट देखेंगे तो देखना जरा कितने डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ते हैं इसके। ठीक है, okay, now coming towards the next one, which is
द बेसिक प्रिंसिपल कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे ऑपरेट करती है या कैसे एक्चुअली में काम करती है। तो सबसे पहले जरा इस वाली स्लाइड में देखें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो क्या है हमारे पास ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे देखें, एक चीज है हमारे पास नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास सोलर रेडिएशंस आती, ठीक है, वो जमीन पे फॉल करती और वापस स्ट्राइक बैक करके ऊपर स्पेस में चली जाती। दिस इज द नॉर्मल प्रिंसिपल और नॉर्मल फिनोमेना, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ना यहाँ देखिए इंडस्ट्रियल एमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है वहां से होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आके एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट सा बना लेती है, ठीक है। ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ये देखें, बल्कि इसके साथ साथ कुछ और गैसेस भी होती हैं, जैसे हमारे पास CH4 है, जैसे हमारे पास N2O है, और सम टाइम वाटर के ड्रॉपलेट्स भी, इन्हें भी हम जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली इन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जैसे जैसे नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आता है, ऊपर आता रहता है, तो ऊपर एक ना ब्लैंकेट सा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर एटमॉस्फेयर में एक ना थिक ब्लैंकेट सा बन जाता है। अब ब्लैंकेट जितना ज्यादा थिक होगा तो डेफिनेटली वो उतना ज्यादा गर्म होगा, राइट, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो जितना ज्यादा ब्लैंकेट थिक होगा उतनी ज्यादा गर्मी होगी। तो सिमिलरली यहाँ से जितनी ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होगी, ठीक है, उतना ज्यादा बड़ा ब्लैंकेट बनेगा, उतना ज्यादा बड़ा ब्लैंकेट बनेगा। तो अब क्या होगा हमारे पास, अब जब नॉर्मली नॉर्मली तो क्या हो रहा था, हमारे पास सोलर रेडिएशंस पड़ रही थी जमीन पे, दोबारा से अब कार्बन डाइऑक्साइड या इनकी कंसेंट्रेशन इतनी नहीं थी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये दोबारा वापस ऊपर स्पेस में चली गई, तो कोई ज्यादा इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर आ गई है बीच में, और अब क्या होगा, अब सोलर रेडिएशन पड़ेंगी, और सोलर सोलर रेडिएशन जैसे ही पड़ेंगी, अब वापस जब नीचे जमीन पे स्ट्राइक करने के बाद जब दोबारा ऊपर जाएंगी, तो ऊपर जाने के बजाय अब उनको ना आगे कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी लेयर नजर आएगी। अब वो लेयर क्या करेगी, इन हीट एनर्जी को ट्रैप करके अपने अंदर रखेगी, उनको ऊपर स्पेस में जाने नहीं देगी। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से बेसिक मैकेनिज्म होता है, इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग ऑपरेट करती है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू। तो होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा, सब लोगों को समझ आ गया यहाँ तक कि एक्चुअली में कैसे ऑपरेट करती है ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि जिसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग ऑपरेट करती है। आप लोगों ने देखा होगा नर्सरीज वगैरह में आप लोग गए होंगे, तो ग्रीन कलर का वो ऊपर शेल्टर देखा होगा, वो इसीलिए होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है। वालेकुम अस्सलाम अमीमा, वेलकम। शहर, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, सब लोगों को वेलकम भाई। सो कार्बन डाइऑक्साइड को वो ट्रैप कर लेते हैं, और ट्रैप करने के बाद क्या होता है, वो प्लांट ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। ओके, सो होप सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में ऑपरेट कैसे करती है। नाउ आगे आइए जरा, व्हाट आर द अदर कॉजेज और अदर फैक्टर्स। सो अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे लोगों को ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है, इवन बड़े बड़े जो साइंटिस्ट्स होते हैं या फिर बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो इस चीज को डिनाई करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है, फलाना ढिमकाना। लेकिन साइंटिस्ट में ये कंसेंसस है, 97% साइंटिस्ट में ये कंसेंसस है कि ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज होती है और ऐसा कुछ है, ठीक है। अब जरा देखते हैं उन लोग, वो लोग जो नहीं मानते कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑन द लेफ्ट ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस बता रहा है, एनुअल एमिशंस, ठीक है, 1750 से 2021 तक, तीन तीन सेंचुरीज की पूरी कार्बन एमिशंस दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम पीपीएम में मेजर करते हैं, ठीक है, पीपीएम, पीपीएम स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होता है ना कंसंट्रेशन के, मोल पर डीएम क्यूब, मोल फलाना ढमकाना, ठीक है। तो इसी तरह से एक यूनिट होता है कंसंट्रेशन का, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब जब कंसंट्रेशन बहुत छोटी होती है ना, बहुत माइन्यूट होती है, तो उस चीज को डिनोट करने के लिए या उस टाइप की कंसंट्रेशन को मेंशन करने के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन या कई बार पार्ट्स पर ट्रिलियन भी होता है। पार्ट्स पर बिलियन का मतलब ये है कि मान लो अज्यूम करो ये बीकर है, इसके अंदर आप लोगों को पूरा 1 लीटर का ये बीकर है, तो इसके अंदर जस्ट एक ड्रॉपलेट, किसी भी चीज का एक ड्रॉपलेट, ठीक है, एक छोटा सा ड्रॉपलेट, ये ऑलमोस्ट 1 ppm होगा। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को हम पीपीएम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऑन एवरेज देखें 1750 50 के बाद
ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कितनी थी, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितनी थी, 280 ppm। ठीक है, जैसे टाइम बढ़ रहा है देखिए, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ देखें, और 1960s के बाद तो एकदम स्पाइक देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कितने तक पहुंच गई, 400 या 420 तक, इतने पीपीएम तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। ठीक है, और उसके साथ साथ नीचे आप लोगों को दिया गया है दूसरा डेटा, जिसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन गीगा टन्स के अंदर। ठीक है, तो गीगा टन्स के अंदर ये नंबर दिया हो गया। पहले देखें स्टार्ट में देखो इतना था, तो 1960s तक जो है वो 10 गीगा टन्स एनुअली था। ठीक है, और ये चीज आस्ते आस्ते इंक्रीज करके ये देखो 40 गीगा टन्स तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये हमारे लिए देखें बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, अब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये है। अच्छा एक चीज है, हमें कैसे पता यार कि ये 1750 में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन 280 ppm थी, कैसे पता। चलें ये सवाल आगे करते हैं, आगे देखते हैं जरा ऑन द राइट, इस वाले ग्राफ में आए, इस वाले ग्राफ में ना डायरेक्टली रिलेशन दिखाया गया है ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर के इंक्रीज में, दूसरे नंबर पे एटमॉस्फेरिक CO2 कंटेंट या पीपीएम में। ठीक है, तो जरा स्काई ब्लू वाला कलर वाला देखें, उसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को दिखाया गया है, और ये दूसरा ब्लैक वाला देखें तो इसमें एवरेज टेम्परेचर का इंक्रीज दिखाया है। तो ये देखें टेम्परेचर का इंक्रीज, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ रही देखें, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हमारे पास हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट को रिलेशन है, देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट दोनों ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग इस चीज को मना करते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कुछ नहीं होता, तो उनको ये ग्राफ दिखा दें, डायरेक्ट को रिलेशन है ये। ठीक है, अच्छा वैसे हमें कैसे पता, मैंने भी जैसे सवाल किया आप लोगों को, जस्ट नेक्स्ट वाली स्लाइड को जरा देखें, उसमें और भी पुराना डेटा है, उसको देखते हैं हम, और उसके बाद हम देखते हैं देन। ठीक है, सो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड को जरा देखें। सो नेक्स्ट स्लाइड में इसमें जरा देखें, ये हमारे पास ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नासा का ये एक डेटा के अकॉर्डिंग, ये मैंने एक स्लाइड ऐड की है, यहाँ पे देखें 1950s तक कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी इस लेवल से ऊपर नहीं गया, यानी कि 300 ppm से ऊपर नहीं गया 50s तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद देखो एकदम स्पाइक स्पाइक देखने को मिली है, और अभी कार्बन डाइऑक्साइड करंटली 380 से 400 ppm के बीच में है। ठीक है, ये लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का राइट नाउ। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल। तो यहाँ पे देखें इतना पुराना डेटा बता रहा है कि भाई इतने साल इतने 1000 ईयर बैक इतनी थी कंसंट्रेशन, फिर बता रहा है, फिर देखो बहुत ज्यादा डिक्रीज 180 ppm तक भी आई है कंसंट्रेशन। तो ये देखें इतना साल पहले इतनी थी, इतने साल पहले इतनी थी। तो ये हमें कैसे पता यार कि इतने साल पुराना है, जैसे थाउजेंड्स में बता रहा है, हमारे पास इतने पहले तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे, तो हमने कैसे मेजर किया कि ये कंसंट्रेशन इतनी है या इतनी है, हाउ, कई से कई से पॉसिबल है ये। वेलकम भाई सब लोगों को, वेलकम रिमशा, तंजीला, लाइबा, माहा, वेलकम सब लोगों को, वेलकम फातिमा जहरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। 20 पार्टिसिपेंट्स हो गए, थैंक यू सो मच सब लोगों का। यस, तो कैसे पॉसिबल है ये चीज, कोई जवाब देना पसंद करेगा। यस एनीवन, यहाँ देखें इस वाले में 21 पार्टिसिपेंट्स, वेलकम सब लोगों को, वेलकम भाई। ओके, सो यहाँ पे देखें ना एक्चुअली में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ना कार्बन डेटिंग करके कैसे भाई, तो हमारे पास आप लोगों को पता है अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा आइस होती है, सब लोगों को पता है ये बात। जी, कार्बन की कंसेंट्रेशन नहीं, कार्बन डेटिंग करके। ठीक है, सो हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, एक्चुअली में क्या होता है देखें, हमारे पास अंटार्कटिका को तो सब लोगों को पता हुआ, बहुत सारी रिसर्च एक्सपीडिशंस होती हैं वहाँ पे, एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हो रही होती हैं वहाँ पे। तो देखें अंटार्कटिका में इतनी बर्फ है, इतनी बर्फ है, इतनी आइस है कि वहाँ पे पूरी पूरी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस बर्फ के नीचे आई हुई हैं। ठीक है, जैसे हिमालयाज के बड़े बड़े पहाड़ हैं ना, तो उतने बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस इधर भी हैं, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है कि वो बर्फ ही इतनी ज्यादा है कि वो सारे उसके नीचे आ गए। ठीक है, तो होता क्या है हमारे पास, जब हमारे पास बर्फ पड़ती है ना, तो बर्फ कैसे पड़ती है, लेयर्स बाय लेयर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज स्नोफॉल हुआ, इतनी बर्फ पड़ी, कल स्नोफॉल हुआ, इतनी पड़ी, फिर से स्नोफॉल हुआ, इतनी पड़ी, ऐसा करते करते ना बहुत टाइम से, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से, जब अंटार्कटिका में बर्फ पड़ रही थी, तो क्या होता था वहां पे, लेयर्स बन रही थी। देखिए यहाँ लेयर्स नजर आ रही हैं आप लोगों को, इसमें लेयर्स। ठीक है, या सिमिलरली यहाँ देख लें, इसमें लेयर्स नजर आ रही होंगी आप लोगों को, डिफरेंट लेयर्स। तो इस तरह से लेयर्स बनती थी। अब ये जो लेयर्स होती थी ना,
अब जैसे ही हमारे पास स्नोफॉल होता था, तो वो स्नो अपने साथ एयर को ट्रैप करके नीचे ले आती थी, एयर को ट्रैप करके नीचे ले आती थी। तो फिर एयर को ट्रैप करके जब नीचे ले आता था, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास जस्ट ये होता है कि एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाती है नीचे। ठीक है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं उसके बाद इस तरह का उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, डीप डाइव जो वो है वो सुरंग टाइप का वो बनाते हैं और वहां से बर्फ निकालते हैं वहां से, उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड होती है ना, उस एयर को निकालते हैं और उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि भाई इतने सालों में इतना और इतने सालों में इतना। ठीक है, क्लियर है सब लोगों को, कार्बन डेटिंग करके फिर क्लियर है सब लोगों को, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास साइंटिस्ट ये काम करते हैं। और एक चीज और, जैसे जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो सबसे न्यू होगी, और जब सबसे नीचे बॉटम वाली लेयर होगी वो सबसे पुरानी होगी। ठीक है। और इस तरह से मिडिल में भी कुछ लेयर्स होंगी, और साइंटिस्ट ने इन लेयर्स को ना डिवाइड किया है अपने टाइम के हिसाब से, अपनी एज के हिसाब से। ठीक है, कि ये बर्फ कितनी पुरानी है, ये लेयर्स कितनी पुरानी है, ये लेयर्स कितनी पुरानी है, और उसके अकॉर्डिंगली जो बबल आते हैं एयर्स के, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप जो हो जाती है उसके अंदर, उसको मेजर करते हैं और फिर हमें पता चलता है। वरना 1750 के अंदर तो हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर सके। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम मेजर करते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे इस स्लाइड का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कैसे करना है और कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट को रिलेशन कैसा है ग्लोबल वार्मिंग से। तो यहाँ देखें एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और देखें ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन भी बढ़ रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन जैसे बढ़ रही है, एटमॉस्फेयर में जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो डायरेक्ट को रिलेशन है इस बात का। तो ये इस चीज का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है। अब आइए जरा, ये वाला मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ओके, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? दीज वर द बेसिक्स, ये कुछ बेसिक्स थे। अब जरा कॉजेज की बात करते हैं। तो कॉजेज ऑलमोस्ट सबको पता ही होते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे एंड पे। पहले जरा कॉजेज देख लें। तो इंक्रीज CO2 एमिशन, CO2 एमिशंस की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। यहाँ देखें, आप लोगों की इंडस्ट्रियल एमिशन हो रही है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी भारी अमाउंट में निकल रहा है। आपका ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का सेक्टर है। तो हर जगह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ना, राइट। एंड सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन अल्जाए, ये भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन इनका एक ये फायदा रहता है कि ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फिर बदले में एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। तो नेचुरल सोर्सेज हमारे लिए कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। मेन कंट्रीब्यूटर क्या है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। ठीक है। ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या है, ये वर्ड कभी पहले सुना है, एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, एनीवन, किसी को पता है? यस, एनीवन? एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज क्या होते हैं? यस, व्हाट आर द एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज? एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो हम ह्यूमंस, जो ह्यूमन लेड, सॉरी, जो ह्यूमन लेड एक्टिविटीज होती है ना, ये जो सोर्सेज होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती है, दीज आर कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना बना रहे हैं, तो घर पे जो गैस जल रही है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। ठीक है। हम गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से जो गैस का जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। ठीक है। एग्रीकल्चर का वेस्ट है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज है। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज आर वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज। ठीक है। और नीचे इधर कॉजेज एंड इफेक्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं। मैं आप लोगों को स्लाइड शेयर कर दूंगा, अभी इतना टाइम नहीं है कि ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल में जाया जाए, लेकिन ये सारे के सारे सेक्टर से हमारे पास इमिशंस होती हैं। ठीक है। ओशियन से अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन वो बदले में इतना एब्जॉर्ब भी कर लेता है। प्लांट से इतना अच्छा खासा होता है, लेकिन एक फॉसल फ्यूल से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए डेट्रीमेंटल और ड्रास्टिक होता है। प्लांट अपने दोबारा कैप्चर कर लेते हैं, ओशन भी अपना दोबारा कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो फॉसल फ्यूल से, जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, दैट्स टू मच, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। नाउ लेट्स कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखें जरा इस वाली स्लाइड में। यस। सो अब टॉप कंट्रीब्यूटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड या इंडस्ट्रियल एमिशन में है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सबसे पहले हमारे पास देखें इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है, उसमें लगभग में हमारे पास क्या है, 27%।
ठीक है। एग्रीकल्चर 19%, ये सारा दिखा लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन से 16% एमिशन हो रही है, बिल्डिंग से, ऑयल एंड गैस से, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है, सबकी कंपोजिशन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब जी जी, स्मोक के धुआं में भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब जरा इस वाली स्लाइड पे देखें तो ये तो हमारे पास सारे के सारे मेजर सेक्टर्स हैं, यहाँ से इंडस्ट्रियल एमिशन हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है, कोयले से, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। एग्रीकल्चर वेस्ट जलाने से, ट्रांसपोर्टेशन का जो सेक्टर, यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बसेस चल रही हैं, ये चल रही हैं, ठीक है, ट्रेन चल रही है, सब जहाज जा रहे हैं, ठीक है, एयरप्लेन्स, बिल्डिंग्स बन रही हैं, इन सबसे कार्बन का एमिशन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होते हैं। ठीक है। अच्छा, मीटिंग दोबारा स्टार्ट होगी अभी, जस्ट आई थिंक इट्स अबाउट टू एंड, लेकिन दोबारा स्टार्ट होगी, और बस थोड़ा सा ये देन ये फिनिश हो जाएगा। तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? तो सबसे मेजर जो कंट्रीब्यूटर है ना, जिसकी जितनी बड़ी इकोनॉमी है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो चाइना भाई जिंदाबाद। 28% ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन में चाइना का रोल है। चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे ज्यादा रोल। ठीक है। बाकी 15% यूएस दूसरे नंबर पे बड़ी इकोनॉमी, इसका रोल। इंडिया फिफ्थ, आई थिंक थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, 6% रोल। रशिया 5%, जापान 4%, जर्मनी 2%, और बाकी सबका भी दिया हुआ है। पाकिस्तान का 1% से भी नीचे। ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, इतनी बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, तो इसलिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या है, हम हमारे पास पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है। इनफैक्ट पाकिस्तान इज द सेवेंथ वल्नरेबल कंट्री एज फार एज ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर शॉक्स आर कंसर्न। ठीक है। और ये हमें एविडेंट है, पिछले 2022 के फ्लड्स देख लें या 2010 के फ्लड्स देख लें, तो इन वहां से क्लियरली पता लगता है कि पाकिस्तान को कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। ठीक है। तो करे कोई और भुगते कोई और। चलें खैर, आगे चलते हैं। आगे बात करें जरा, तो यस, दीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर, जो जिनकी इकोनॉमी जितनी बड़ी है वो सबसे ज्यादा इतना ज्यादा करते हैं। यहाँ देखें चाइना की इकोनॉमी जरा देखें। ठीक है। तो 25.27 ट्रिलियंस की इकोनॉमी है सबसे ज्यादा, फिर यूएस, फिर इंडिया, फिर जापान, और इसे ऑन ऐसे नीचे लिस्ट जाती रही। अभी इंडिया में G20 का समिट हुआ था, तो उसमें दुनिया की जो टॉप 20 की इकोनॉमीज हैं वो सब ने पार्टिसिपेट किया, और सब ने कार्बन डाइऑक्साइड में खूब खूब पार्टिसिपेट किया, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। ठीक है। और भुगतता कौन है? हम पाकिस्तान जैसी पुअर कंट्री, या बांग्लादेश, या साउथ अफ्रीका तो खैर पुअर नहीं है, मतलब अफ्रीका वगैरह की जो पुअर कंट्रीज हैं उन्हें इफेक्ट करना पड़ता है। अब जरा इम्पैक्ट की बात करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात करें ना, तो दिस इज लाइक, क्या बोले, तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें? पाकिस्तान अपनी कंट्री से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या पड़ता है भाई? मोर ड्रॉट कंडीशन। अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा 2020 में या 2019 में, बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध में कितना ड्रॉट कंडीशंस थे। ठीक है। सिमिलरली कराची में भी। और हमारे पास ना बारिश ही नहीं हो रही, बारिशें नहीं हो रही, तो ड्रॉट कंडीशन। ठीक है। उसके साथ साथ डिस्टर्ब रेन साइकिल, तो रेन साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और पूरा जो वो होता है ना, जब जब बारिश चाहिए जब नहीं हो रही, और जब नहीं चाहिए तब बारिश हो रही। ठीक है। और डिस्टर्ब रेन साइकिल में आप देखो पूरा पाकिस्तान में फ्लड्स आ गए। ठीक है। पूरा 1/3 ऑफ पाकिस्तान पूरे फ्लड्स में आ गया। ठीक है। और हमें इस इन फ्लड से कितना नुकसान हुआ? 30 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हुआ है हमें। ठीक है। कहाँ हम 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के लिए भीख मांगते फिरते हैं, और यहाँ 30 बिलियन का लॉस, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। बाकी ज़रा ह्यूमन, अपनी नॉर्मल लोगों की बात करें, तो 33 मिलियन लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट हुए, या तो उनके घर तबाह हुए, या उनकी फसलें तबाह हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो ये 2022 के फ्लड्स में इतना ज़्यादा हुआ पाकिस्तान को। ठीक है। इधर आए ज़रा, डेथ्स कितनी हुई? तो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। डेथ्स हमारे पास देखिए 1061 डेथ्स हुई। ठीक है। देन अल्टीमेटली हमारे पास और क्या है? यस, 1061 डेथ्स, एंड जस्ट अ मिनट, यस 1061 डेथ्स हुई नॉर्मल। इंजर्ड कितने लोग हुए? तकरीबन 1575। कितनी सड़क डिस्ट्रॉय हुई, कितने बैराजेस टूटे, ठीक है, कितने हाउसेस डिस्ट्रॉय हुए। ठीक है। लाइव स्टॉक कितना ज़्यादा, मतलब भेड़ बकरी गाय ये सब कितने ज़्यादा इनको नुकसान पहुंचा।
तो देखें पाकिस्तान ने कितनी बड़ी कीमत अदा की, 30 बिलियन यूएसडीज। ठीक है, 30 बिलियन यूएसडीज पाकिस्तान को मिल जाए ना, तो ये पाकिस्तान के 4-5 साल आराम से गुजर जाएंगे, इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा हमें वो देखने को मिला। और ना सिर्फ 2022 के फ्लड्स पाकिस्तान में टाइम टाइम के साथ आते रहते हैं। 2010 में फ्लड्स आए। ठीक है, मुझे उस वक्त इनफैक्ट बहुत हल्के हल्के से याद है, उस वक्त हम स्कूल में थे। तो 2010 के जो फ्लड्स आए, ठीक है, उसमें भी केपीके में और पंजाब और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। ठीक है, और इसी के साथ टाइम टू टाइम आते रहते हैं, 2007, 1999। ठीक है, तो कभी इस चीज़ में हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि फ्लड्स आते रहे पाकिस्तान में, डिजास्टर्स आते रहे पाकिस्तान में। ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखिए और क्या है भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट। तो यहाँ देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस एट अंटार्कटिका इन आर्कटिक सर्किल। अंटार्कटिका तो सबको पता है, दुनिया के साउथ पोल में। आर्कटिक दुनिया के नॉर्थ पोल के पास। और दीज आर द टू बिगेस्ट रिजर्वायर ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर के जो बड़े रिजर्वायर हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो फ्रेश वाटर आइस की फॉर्म में होता है। और नंबर 3 पे पहले ये दो बड़े रिजर्वायर हैं फ्रेश वाटर के, और तीसरा बड़ा जो रिजर्वायर है ना, वो हिमालयाज रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, ये इसमें हिमालयाज रीजन में जो ग्लेशियर्स आते हैं ना, ये इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर के ग्लेशियर्स हैं ना, वो पाकिस्तान के पास है। लेकिन फिर भी हमारे पानी का मसला कभी हल नहीं होता, बहुत दूसरे मसाइल्स होते हैं, और पिघल भी रहे हैं वो साथ साथ। ठीक है, तो ये जितने भी है मेल्टिंग ऑफ आइस एट अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्किल, और साथ साथ में आइस जो हमारे पास हिमालयाज रीजन में हमारे अपने पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास हैं फ्रेश वाटर के रिजर्वायर। ठीक है, सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी हमें फ्रेश वाटर का बहुत ज्यादा स्केर्सिटी होती है, और साथ साथ में अब ये मेल्ट भी हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है, तो बहुत बुरी तरह से मेल्ट हो रहे हैं। और जब मेल्ट हो रहे हैं तो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर भी डिप्लीट हो रहे हैं। और जैसे मेल्ट हो रहे हैं तो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर डिप्लीट हो रहे हैं, तो साथ साथ में एक और भी चीज भी हो रही है, दिस इज कॉल्ड सी लेवल भी राइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले ग्राफ में जरा देखिए। तो इस वाले ग्राफ में ना डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास आइस कैप्स है ना, वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट जो आइस कैप्स हैं, जैसे अलास्का अमेरिका में है, आर्कटिक कनाडा, आइसलैंड, नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया, स्वाल्बर्ड और पान आर्कटिक। ये सब के सब क्या है, दुनिया में जो फ्रेश वाटर के रिजर्वायर इन द फॉर्म ऑफ आइस है ना, उन सब में देखो एक चीज कॉमन दिखेगी आपको। सब में इंक्रीज तो किसी में नहीं दिख रहा, सब में डिक्रीज दिख रहा है। ठीक है, और ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ देखें जरा आर्कटिक आइस आइस एक्सटेंट जरा देखें, इसमें देखें कितना ज्यादा ड्रास्टिक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये सारी चीजें होने के साथ साथ क्या होता है, सी लेवल राइज होता है। कितना राइज होता है जरा देखिए, ऑन एवरेज हर साल। ठीक है, हर साल जो सी लेवल है उसमें 3.4 mm का इंक्रीज होता है। ठीक है, 3.4 mm का। तो जरा 1995 से अंदाजा लगाएं अभी तक जो सी लेवल इंक्रीज हुआ है ना, देखिए कितना हुआ है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग तो बहुत पहले से चलते आ रहा है। ठीक है, तो ये सी लेवल राइज हो रहे हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अब वी हैव जस्ट लेफ्ट विद 1 मिनट। इसके बाद हाँ, एक बार दोबारा से ज्वाइन करना है आप लोगों ने, एंड देन 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, एंड देन फिनिश हो जाएगा सब। ठीक है, सो सब लोगों ने ज्वाइन करना है दोबारा से, आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। जस्ट हैव अ लुक एट स्लाइड्स। यहाँ देखें, इसके बाद हम बात करेंगे जरा, कराची की सिंकिंग हो सकती है, कराची ग्लोबल वार्मिंग से डूब सकता है, मालदीव डूब सकता है, बांग्लादेश डूब सकता है। तो इनकी बात करेंगे हम अभी आगे। ठीक है, आइए जरा मोचा, बे ऑफ बंगाल, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लड्स की बात करेंगे, फिर सॉल्यूशंस क्या हैं, इन सब की डिटेल में डिस्कशन होगी। किसी का कोई सवाल है अभी तक तो पूछ सकता है, नहीं तो जल्दी से दोबारा ज्वाइन करना है। लेस देन 1 मिनट। पेरिस समिट की बात करेंगे, टेस्ला की बात करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें, एंड एंड पे हमारे पास, यस, हमने नासा का डार्ट मिशन भी इंक्लूड किया यहाँ पे। ठीक है, नासा का एक मिशन है डार्ट, और 6th ग्रेड एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, वी हैव इंक्लूडेड द नासा का डार्ट मिशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं, सब लोग स्टे ट्यून। लिंक दोबारा सेंड नहीं करना है, इसी लिंक पे दोबारा से ज्वाइन होना है। ठीक है, इसी लिंक पे दोबारा से ज्वाइन होना है। ओके, सो कोई सवाल है किसी का तो यू गाइस कैन आस्क।